हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एसएसटी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसे हम 1 से 2 लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी एवं मध्य से थोड़ी सी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये कैसी दिखती होगी? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब जैसे कि पृथ्वी ऊपर दिखती है उसी प्रकार से ग्लोब एक उसका ही छोटा रूप होता है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखे जाने वाले ग्लोब, छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाता है। जैसे कुम्हार देखा होगा आपने, घड़ी बनाता है, उसका पहिया घूमता है, इसी प्रकार कुम्हार का पहिया और जैसे लट्टू घूमता है उसी प्रकार से ये ग्लोब घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, सागरों और उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। जैसे हम पृथ्वी पर किसी स्थान को ढूंढना चाहते हैं तो हम उसे ऐसे नहीं ढूंढ सकते। हमें उसके लिए कुछ रेखा होती हैं, कुछ बिंदु होती हैं, उनकी आवश्यकता से ही हम उनको ढूंढ सकते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष किसे कहते हैं? जो ग्लोब में जो सुई होती है वो झुकी हुई अवस्था में होती है, उसी को अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव के ग्लोब को ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव के ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। हाँ, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी को कुछ रेखाओं एवं बिंदुओं की आवश्यकता होती है, ऐसी ना तो कोई रेखा है, ना कोई सुई है और ना ही कोई बिंदु है। ये सारी चीज़ें काल्पनिक होती हैं। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। यह पृथ्वी से वास्तव में कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। याद रखना, विषुवत रेखा पृथ्वी के बिल्कुल आधे भाग पर स्थित होती है। पृथ्वी के ऊपर में स्थित आधे भाग को उत्तर गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर हैं, आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। जो विषुवत रेखा होती है वो एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, क्योंकि रेखा तो पृथ्वी के चारों ओर होगी ना, तो वो एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ऐसे आप देख सकते हैं, ये है विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा। तो ये पीछे भी गई होगी ना, ऐसे करके पीछे भी गई होगी, तो ये वृत्त बना रही है।
विषुवत वृत्तों में ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये देखो, ये जो विषुवत, आप ये देख सकते हैं कि ये जो विषुवत रेखा की सभी समांतर रेखाएं हैं, इनको अक्षांश कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जो अक्षांश होते हैं उनको अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। जो विषुवत रेखा होती है उसके एवं ध्रुव के बीच की दूरी होती है, वो पृथ्वी के चारों ओर वृत्त को 1/4 को दर्शाती है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। आपको ये याद रखना है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो विषुवत जो रेखा है उसके जो उत्तर में सभी रेखाएं स्थित हैं, ये रहा आपका उत्तर। ये जो सभी रेखाएं हैं इनको उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिण में स्थित सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में सभी स्थित समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जैसे हम लिखेंगे उत्तर में इतने डिग्री, तो उसकी दिशा भी लिखी जानी चाहिए। ऐसे डिग्री नहीं कि उसकी दिशा भी, कि हाँ ये उत्तर में है या दक्षिण में है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर तथा एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत रेखा के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजोंटे विषुवत रेखा के 20 अंश दक्षिण में है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजोंटे 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये है हमारा चित्र 2.2। हम इसमें देख सकते हैं, देखो इसमें उत्तर की तरफ जाते जा रहे हैं, उसी तरह उसका जो आकार है वो भी छोटा होता चला जा रहा है। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं, विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। इनको आपको याद रखना है कि आपसे पूछे कि विषुवत रेखा कितने डिग्री पर है, तो आपको कहना है 0 डिग्री पर, और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर दिशा जरूर बोलनी है। पहला, उत्तरी गोलार्ध की कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध की मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर पूर्व वृत्त। विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब चलते हैं आगे। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो सूर्य होता है वो वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। ठीक,
कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा उत्तरी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। यहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है, इसी वजह से इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ का सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंधीय, यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। पंखा में चली जावे हवा नहीं आवेगी। ये आप देख सकते हैं विषुवत रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा है और ये है कर्क रेखा। इसके बीच में ये देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आप देख सकते हैं। कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच में है हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय और उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के मध्य में हमारा शीत कटिबंधीय। ऐसे ही दक्षिण में होता है, दक्षिण में भी आप देख सकते हैं ऐसे ही है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगी द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिसन द्वीप एक ही अंश पर है। अक्षांश 20 अक्षांश दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव की स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामियोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों से मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनटों को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुवों को काफ़ी बढ़ाने ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है तथा एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर यामियोत्तर मिलती हैं। आप देख सकते हैं ये हैं हमारी देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी यामियोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच या ब्रिटिश राज्य की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाले यामियोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। इस यामियोत्तर को प्रमुख यामियोत्तर कहते हैं। आपको याद रखना होगा प्रमुख यामियोत्तर कहाँ से गुजर कर गया है, ब्रिटिश के ग्रीनविच से होकर। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामियोत्तर तथा 180 यामियोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है।
इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षांश पूर्व तथा पश्चिमी के लिए अक्षांश पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रेड को देखें। ये रही हमारी ग्रेड। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का माप आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी को सही स्थिति होगी। इसे समझने के लिए कागज कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग ढ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर तथा क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश व्यक्त करती हैं। ये देख सकते हैं, ये है ग्रीनविच यहाँ से होकर ग्रीनविच से होकर लाइन डाली गई है। आप देखेंगे कि वृत्त अक्ष उत्तरी अक्षांश तथा एक पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये हमारे 1 से 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। पढ़ते रहिए एवं आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।